हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जीनियस एकेडमी पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 10, पीरियोडिक टेबल चैप्टर का 10वां लेक्चर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चल रहा है अपना, ठीक है। कई बुक्स में इस चैप्टर के नाम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी अलग अलग तरह से होता है। देखो, तो अपन ने लास्ट टाइम पर एटॉमिक रेडियस डिस्कस की थी, पहले टाइप की कोवैलेंट रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कोवैलेंट रेडियस हो सकती है, वैन डर वाल रेडियस हो सकती है, मेटालिक रेडियस हो सकती है, आयोनिक रेडियस हो सकती है। पहले अपन तीन पढ़ते हैं। कोवैलेंट रेडियस हमने क्लियर कर ली। दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका अगर अपन हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस उस एटम की। उसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब दोनों एटम सेम होते हैं तब कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब दोनों एटम अलग अलग होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक सफिशिएंट डिफरेंस होता है, तब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अपन ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड टाइप की एटॉमिक रेडियस में। सेकेंड टाइप एटॉमिक रेडियस 4 टाइप की थी। सबसे पहली कौन सी थी हमारी? कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस क्लियर है, ये हमने कर ली थी। अब सेकंड जो हमें नहीं करनी है वो है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस, देखो वैन डर वाल्स रेडियस का मतलब होता है कि सॉलिड स्टेट के अंदर कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स होता है, ठीक है। जैसे सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन है, जरा समझना, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा H2, ठीक है, और दूसरे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा H2। इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखो जरा, इस H2 मॉलिक्यूल को हम देखते हैं कैसे है। ये इस तरह से है, एक H2 का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ऐसे दूसरा H2O का मॉलिक्यूल भी होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी होगा। सॉलिड स्टेट है तो इस मॉलिक्यूल, इस H2 के मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है मान लो पहला, और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है मान लो दूसरा। तो इन देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसका सेंटर, इसका सेंटर। क्लियर है। अच्छा, हमें ये पता है कि इस हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन एटम के बीच की ये डिस्टेंस क्या है बच्चों? ये DHH है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका हाफ करेंगे, ठीक है ना, तो हमें ये मिलेगी ये। और ये क्या चीज़ है? रेडियस, हाइड्रोजन एटम की रेडियस। कौन सी रेडियस है? कोवैलेंट रेडियस। फील आ रही है? कोवैलेंट रेडियस क्या होती है? जो एटम होता है वो अपने एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इन दोनों एटम्स की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देंगे ना, तो हमें क्या मिल जाती है? एटॉमिक रेडियस। कोवैलेंट रेडियस मतलब हाइड्रोजन की कोवैलेंट रेडियस इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है, इसके दो नियरेस्ट एटम कौन से? इन दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 4 एटम है, दो नियरेस्ट एटम कौन से हैं? ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो नियर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं जिनके बीच में वैन डर वाल फोर्स है, ठीक है, इसके दो नियरेस्ट एटम की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखो, नियरेस्ट एटम की न्यूक्लियस जो है इनकी डिस्टेंस देखो, और इसका क्या कर दो? हाफ कर दो, ये कर दो, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अपन वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस समझ में आई कुछ? भाई ये दो मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का पहला मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल है। एक ही मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसका आधा तो कोवैलेंट रेडियस होती है, क्योंकि दोनों एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? बॉन्ड डिस्टेंस होगी ना, तो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड डिस्टेंस है, इसका हाफ करोगे तो कोवैलेंट रेडियस आएगी। अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के नियरेस्ट एटम्स ले लो, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स होती है? वैन डर वाल फोर्स होती है। उनके दो नियरेस्ट एटम ले लो, उनकी न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ले लो, वो वैन डर वाल डिस्टेंस होगी। वैन डर वाल डिस्टेंस समझ रहे हो ना, उसका हाफ करेंगे तो क्या आएगी? वैन डर वाल रेडियस। और ऑब्वियसली वैन डर वाल रेडियस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी किससे?
कोवेलेंट रेडियस से, क्योंकि मॉलिक्यूल के दो नियरेस्ट एटम तो दूर ही होंगे ना। अरे एक मॉलिक्यूल के एटम दोनों तो बिल्कुल क्लोज होंगे कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कोवेलेंट रेडियस बहुत कम आएगी, जबकि वॉन डेर वाल रेडियस बहुत ज़्यादा आएगी। समझ में आ रही है कहानी? क्योंकि वॉन डेर वाल फोर्स नेचर में वीक होता है, और ये वॉन डेर वाल रेडियस आप सॉलिड स्टेट में निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपाउंड लिक्विड में, कोई मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में चला जाए तो वो वॉन डेर वाल फोर्स बहुत ही वीक लगता है, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाएगा। ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन का पहला मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल है, आप वॉन डेर वाल रेडियस निकाल ही नहीं पाओगे, वॉन डेर वाल रेडियस सॉलिड स्टेट में ही निकलती है। समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से फील आना चाहिए आपको। ठीक है, तो वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two nearest atom of adjacent molecule, nearest atom of adjacent molecule in solid state called van der Waals रेडियस। अच्छा देखो, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की हाफ है बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, दो ऐसे नियरेस्ट एटम जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के हैं, मतलब जो पास पास जो मॉलिक्यूल होंगे ना, दो पास पास मॉलिक्यूल होंगे, उनके नियरेस्ट एटम की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ सॉलिड स्टेट, लिक्विड गैस में नहीं, कॉल्ड वॉन डेर वाल रेडियस। इन लिक्विड और गैसियस स्टेट, in liquid or gaseous state it is not determined, पॉसिबल ही नहीं है इसको डिटरमाइन करना, क्योंकि ड्यू टू वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस, वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस लगने लग जाएंगे, वहां पर मॉलिक्यूल इतने दूर दूर हो जाएंगे कि आप रेडियस नहीं निकाल पाओगे। सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल पास पास होंगे, निकाल सकते हो। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर मेंशन कर दूं, वॉन डेर वाल रेडियस की जो वैल्यू होती है वो कोवेलेंट रेडियस के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे वॉन डेर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। इसका लॉजिक आपको मैंने बता दिया, क्योंकि एक्चुअली में वॉन डेर वाल रेडियस जो है ना, वो दो मॉलिक्यूल के नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस का आधा है भैया, तो दो मॉलिक्यूल तो दूर दूर ही होंगे ना, उनके नियरेस्ट एटम्स की डिस्टेंस जो होगी वो ज़्यादा आएगी, और कोवेलेंट रेडियस एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम है जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा है, हाफ है, तो वो कम आती है। ठीक है, तो देखो वॉन डेर वाल रेडियस ज़्यादा आ रही है तो वॉन डेर वाल फोर्स वीक होता है, कोवेलेंट रेडियस कम आ रही है तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखो अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, तो नोबल गैसेस जो होती है वो मॉलिक्यूल नहीं बनाती। जैसे मान लो हीलियम है, तो हीलियम ऐसे ही रहता है, ये न्यूक्लियस है हीलियम का, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लास्ट 1s2, ये हीलियम है, तो ये हीलियम है, समझ रहे हो, और दूसरा हीलियम कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों हीलियम की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा वॉन डेर वाल रेडियस कहलाती है हमेशा, क्योंकि हीलियम क्या है, एक ऐसा एटम है जो कभी मॉलिक्यूल ही नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल बनाएगा, H के साथ बना लेगा मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, नहीं तो कोवेलेंट रेडियस होती है। फिर इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच की, नियरेस्ट एटम के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा करोगे तो वॉन डेर वाल रेडियस निकलेगी। बट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनके साथ क्या, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ये इसी फॉर्म में रहते हैं, तो इनको मॉलिक्यूल ही माना जाता है। हीलियम को मॉलिक्यूल ही बोलते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, नियॉन को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हीलियम मॉलिक्यूल ही कंसिडर होते हैं, तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा वॉन डेर वाल रेडियस ही होती है। फॉर नोबल गैसेस वी कंसिडर ओनली वॉन डेर वाल रेडियस, उनकी कोवेलेंट रेडियस होती नहीं, क्योंकि भाई कोवेलेंट रेडियस तो तब होगी ना जब एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और वो तब होगा जब वो अनस्टेबल होगा। सभी नोबल गैसेस स्टेबल होती है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, स्टेबल होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। ठीक है,
For noble gases, we always consider van der Waals radius. Example of van der Waals radius. देखो हाइड्रोजन मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन की कोवेलेंट रेडियस आपको याद है, (37 पिकोमीटर। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसकी डबल हो जाएगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और इसकी van der Waals रेडियस होती है 120 पिकोमीटर, बहुत ज़्यादा। पिकोमीटर दिख रहा है आपको क्लियर? ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस ये होती है 99 पिकोमीटर, ओके। जबकि इसकी van der Waals रेडियस होती है 180 पिकोमीटर। यानी van der Waals रेडियस जो होती है, यानी दो क्लोरीन एटम जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसके 180 है भाई, ये दिख नहीं रहा, 180 है, ठीक है। दो क्लोरीन एटम जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा तो कितना है, 99 पिकोमीटर। और दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के नियरेस्ट क्लोरीन एटम्स की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या है, van der Waals, वो ज़्यादा है, 180 पिकोमीटर। चलो भाई ठीक है, तो इस तरह से अपन van der Waals रेडियस डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से क्लियर हुई, दोनों में कंपैरिजन भी हो। नेक्स्ट है थर्ड, डालो मेटालिक रेडियस। थर्ड कौन सी, मेटालिक। देखो जो मेटल्स होते हैं ना, उनके क्रिस्टल में मेटल ही होते हैं। जैसे हम बात करें कॉपर मेटल है, तो कॉपर मेटल का जो क्रिस्टल होता है पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में, तो उस क्रिस्टल में दो कोई भी कॉपर एटम ले लो, उन कॉपर एटम्स की न्यूक्लियस की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, दोनों कॉपर एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी दो मेटल एटम्स की, उसका हाफ कर दो तो उसे अपन क्या बोलने लग जाते हैं, मेटालिक रेडियस, ठीक है। और अच्छा, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड क्या होता है एक्चुअली में, जो कर्नेल होते हैं ना मेटल के, कर्नेल और मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच का अट्रैक्शन है ये, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड कौन सी थी हमारी, van der Waals रेडियस। अब आती है थर्ड, मेटालिक रेडियस। ठीक है, मेटालिक रेडियस मतलब देखो ये हमारे पास कॉपर मेटल है मान लो, ठीक है। तो कॉपर में क्या होगा, Cu 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 Cu। अब कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब रिलीज करके इस फॉर्म में रहता है, कॉपर 2+, इनको बोलते हैं कर्नेल, और ये है इलेक्ट्रॉन। तो मेटालिक बॉन्ड नथिंग बट द अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल एंड इलेक्ट्रॉन, ओके, द अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल एंड इलेक्ट्रॉन। कर्नेल क्या है, मेटल आयंस होते हैं, कैटायंस। भी मेटल न्यूट्रल स्टेट में नहीं होता एक्चुअली में, मेटल के अंदर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके कर्नेल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक सी होता है समुद्र, उसमें कर्नेल डुबकियां गोते लगा रहे होते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं और इसमें कर्नेल्स ऐसे डूबे हुए, इस तरह से ये डूबे। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रही है मेटालिक बॉन्ड होती है। बट मेटालिक रेडियस क्या है, देखो ये जो दो कॉपर हैं, इनके नियरेस्ट कॉपर ले लो, नियरेस्ट एटम्स ले लो कॉपर के, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा, बस सिंपल है। यानी हम कहेंगे हाफ ऑफ द नियरेस्ट मेटल एटम, हाफ ऑफ द नियरेस्ट, एक मिनट, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, half of the internuclear distance of two nearest metal atom in crystal,
कॉल्ड मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं मेटालिक रेडियस की जो वैल्यू होती है वो कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा बट वॉन डेर वाल रेडियस से कम हो। द वैल्यू ऑफ मेटालिक रेडियस, द वैल्यू ऑफ मेटालिक रेडियस is higher than कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है, ध्यान रखें, बट लोअर देन वॉन डेर वाल रेडियस। मतलब डिफरेंट रेडियस को अगर अपन लगाएं ऑर्डर में तो सबसे बड़ी बच्चों वॉन डेर वाल रेडियस आएगी। वॉन डेर वाल रेडियस, उससे छोटी मेटालिक रेडियस, उससे छोटी कोवेलेंट रेडियस। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी, उससे छोटी मेटालिक, उससे छोटी कोवेलेंट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, पोटेशियम, पोटेशियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम, तो इसकी कोवेलेंट रेडियस चेक करते हैं। इसकी कोवेलेंट, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो इसकी कोवेलेंट रेडियस कितनी आती है? 203 पिकोमीटर, बट इसकी मेटालिक रेडियस ज़्यादा आती है। इसकी मेटालिक रेडियस होती है 234 पिकोमीटर। क्लियर है? नोट कर लो। एक और, कॉपर की जो मेटालिक रेडियस होती है, मतलब दो कॉपर एटम्स के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का आधा, ये 128 पिकोमीटर। क्लियर है मेटालिक रेडियस एकदम अच्छे से? चलो नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं आयोनिक रेडियस, लेकिन उससे पहले एटॉमिक रेडियस 3 टाइप की होगी एक तरह से, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। क्लियर है? अब देखो आयोनिक रेडियस क्या है। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो कॉपर, ये न्यूट्रल स्टेट में। अब न्यूट्रल स्टेट में दो कॉपर एटम के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, मेटालिक रेडियस। अगर ये आयन बना ले जा, ठीक है, तो इस आयन की रेडियस आयोनिक रेडियस आएगी। तो जो इसकी तो मेटालिक रेडियस आ रही, कॉपर जब न्यूट्रल स्टेट में तो इसकी मेटालिक रेडियस आ रही, और इस आयन की आएगी आयनिक रेडियस। फिर हम कंपेयर करेंगे आयनिक रेडियस मेटालिक रेडियस से कम है या ज़्यादा है। जैसे ऐसे ऑक्सीजन की एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस हमने निकाल ली। अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड आयन बना लिया, तो ये नेगेटिव आयन है, तो इस नेगेटिव आयन की आयनिक रेडियस आएगी। मतलब कोई भी एलिमेंट बच्चों जब इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो वो आयन बनाता है, या तो कैटायन या एनायन। तो उन आयनों की रेडियस को बोलते हैं आयोनिक रेडियस। वो अपन समझेंगे, उसकी पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन उससे पहले अपन क्या देखते हैं कि ये जो एटॉमिक रेडियस है 3 तरह की, कोवेलेंट, वॉन डेर वाल और मेटालिक रेडियस, ठीक है, इनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। उसके बाद इनका देखेंगे वेरिएशन, कि ग्रुप में कैसे चेंज होती है, पीरियोडिसिटी चेक करेंगे, मतलब क्लियर है, और पीरियड में कैसे चेंज होती है। फिर आयोनिक रेडियस देखेंगे, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखेंगे, बहुत कुछ है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। चलो नोट कर लिया। अब अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर्स चेंज कर देते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं या पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन आता है।
ये वेरिएशन कैसे आ रहा है इसको समझने से पहले 4 फैक्टर समझने जरूरी हैं। ठीक है, 4 फैक्टर्स जो एटॉमिक रेडियस को चेंज करते हैं। हेडिंग लगाएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं? देखो बच्चों, पहला जो फैक्टर है एटॉमिक रेडियस को चेंज करने वाला, वो कौन सा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। जो पहला फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है। दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है। तीसरा है नंबर ऑफ शेल्स और चौथा है हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। वो बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को देखते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये हमारा एटम, ये न्यूक्लियस, और ये मान लो लास्ट शेल है। लास्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? सीधे न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक फोर्स लगेगी। न्यूक्लियस जो है उसका पॉजिटिव चार्ज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये भी इसको खींचता है। तो इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस अट्रैक्शन ये, और ये किस पर डिपेंड करेगा? ये अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बच्चों, वो किस पर डिपेंड करता है? जेड पे। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है समझ रहे हो ना? उस एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो होते हैं। एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं एक दूसरे। ठीक है। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कितनी स्पीड से, कितने अट्रैक्शन फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, ये किस पर डिपेंड कर जाती है? इस न्यूक्लियस में बैठे हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, मतलब एटॉमिक नंबर पे। लेकिन देखो, जेड बढ़ेगा, जैसे समझो, जेड अगर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ और होती है, सिग्मा, इसके बढ़ने से ये घट जाता है। ये शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या है जरा समझो। देखो, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है। अगर मान लो किसी एटम का पहला ही शेल है, हाइड्रोजन हीलियम, तो वहाँ शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। पहला ही शेल है सॉरी, अगर पहला ही शेल है तो वहाँ शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन अगर शेल दूसरा है, तीसरा है, लास्ट शेल अगर मान लो तीसरा है, मान लो, मतलब बीच में एक शेल और है, 2 शेल है, और लास्ट शेल हमारा तीसरा है। जरा समझना बात को। तो लास्ट शेल में मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये अट्रैक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेड की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। जेड क्या? एटॉमिक नंबर है। मतलब ये एटम कौन सा, हीलियम है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जितना बड़ा होगा, मतलब जिसका इस एलिमेंट या एटम का जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, उसमें प्रोटॉन भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा खींचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? दूसरी चीज़ और है, क्या? शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है? जब न्यूक्लियस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो अगर उस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में और भी कोई शेल हो, जैसे अभी तीसरे शेल और न्यूक्लियस के बीच में 2 शेल और हैं, पहला शेल और दूसरा शेल, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2। ध्यान है ना? दूसरे शेल में 8, 5, 6, 7, 8। तो पहले और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे?
स्पेशली दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन भी करेंगे, इसको अपन थोड़ी इग्नोर कर सकते हैं। भाई दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। यहाँ पर रिपल्सन लग रहा है, समझ में आ रही बात? ठीक है, न्यूक्लियस इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अट्रैक्शन है, बट ये तो रिपल्सन है ना। अब तुम जरा लास्ट शेल के रिस्पेक्ट में देखो क्या चल रहा है। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। लेकिन इस अट्रैक्शन पर न्यूक्लियस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसे अपन क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, जेड पर। मतलब जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, हीलियम में ज़्यादा होगा, लिथियम में ज़्यादा होगा, बेरिलियम में और ज़्यादा होगा, बोरोन में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। बट सिग्मा भी देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है। सिग्मा क्या चीज़ है, शील्डिंग इफेक्ट। मतलब जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन डालते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और साइज घटने की बजाय बढ़ जाता है। जरा समझो, तो सिग्मा क्या चीज है, सिग्मा क्या चीज है, द रिपल्सन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। द रिपल्सन फोर्स बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन is called shielding effect, and due to this atomic radius increases। क्यों, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा के दूर करेंगे तो रेडियस कम हो जाएगी ना, क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो जेड इफेक्टिव घट जाएगा, बट यहाँ पर तो सिग्मा बढ़ेगा, मतलब ये वाला रिपल्सन अगर ज़्यादा है तो ये अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो माइनस का साइन आ रहा है। ये है शील्डिंग इफेक्ट। जैसे हाइड्रोजन एटम में कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में कोई बीच में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, पहला ही शेल है, इसी के इलेक्ट्रॉन को ना न्यूक्लियस खींच लेता है। दूसरा शेल होता तो इस पर लगता है शील्डिंग इफेक्ट बीच वाले इलेक्ट्रॉन। कहानी आ रही समझ में? ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इससे कैसे चेंज होगी, अब जरा इसको समझो। देखो, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंचता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस की तरफ खिंचेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो जेड इफेक्टिव को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? ये तो क्लियर हो जानी चाहिए वाली बात। तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो। वैसे इस न्यूक्लियस ने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को फिर ज़्यादा खींच लिया, क्लियर है, तो रेडियस छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जेड इफेक्टिव को कैसे चेंज किया जा सकता है? इफ जेड इंक्रीजेस, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, अगर जेड इंक्रीज होता है देन जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। ये ट्रेंड आपको ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। अगर जेड बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। जेड कैसे बढ़ता है भाई? जेड देखो, आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलो तब भी बढ़ेगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलो तब भी बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, जरा समझो। सेकंड पॉइंट सिग्मा है। इफ सिग्मा इंक्रीजेस, मतलब अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा रिपल्सन लगा रहे हैं तो सिग्मा बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट। तो सिग्मा बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो देन जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज कर जाएगा, दिख रहा है आपको? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। चलो, तो मतलब जो शील्डिंग इफेक्ट होता है सिग्मा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक रेडियस। मतलब ये एटॉमिक रेडियस बढ़ाना चाह रहा है। सिग्मा क्या है, एटॉमिक रेडियस को बढ़ाना चाह रहा है, शील्डिंग इफेक्ट, और जेड इफेक्टिव घटाना चाह रहा है। सिग्मा जितना ज़्यादा होगा जेड इफेक्टिव उतना कम होगा। रिलेशन सब क्लियर हो रहा है एकदम, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। द अट्रैक्शन फोर्स which provided by nucleus, which provided by
द नेट, ऐसे लिखेंगे द नेट अट्रैक्शन, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम भी था उसको घटाने के बाद, द नेट अट्रैक्शन फोर्स विच प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉल्ड जेड इफेक्टिव। समझिए, जेड इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग इफेक्ट। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया घट जाएगा। एटॉमिक रेडियस का रिलेशन जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियस कम है। क्लियर होगी बात। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है अब ये भी समझ लो। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है जरा समझो। द रिपल्सन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस, मतलब लास्ट शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और ये रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एटम बड़ा हो जाए, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। क्लियर है ये एक्सप्लेनेशन? नोट कर लो इसको। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि होगा क्या एक्चुअल में। सही बात यह है कि जब हम किसी ग्रुप में चलेंगे टॉप टू बॉटम, जरा समझो, ये ग्रुप है कोई, इसमें आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आएंगे सीधे, जो एलिमेंट ऊपर है, ठीक है ना, उसका एटॉमिक नंबर कम होगा, नीचे वाले का ज़्यादा होगा, और नीचे वाले का ज़्यादा होगा, और नीचे वाले का ज़्यादा होगा। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो जेड की वैल्यू बढ़ेगी नो डाउट, बट सिग्मा भी चेंज होगा, ये भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस में जेड बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से तो जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए। इसकी वजह से जेड बढ़ने से क्या है, जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है वो जेड माइनस सिग्मा है ना। ठीक है, तो जेड अगर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पर तो जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए, बट सिग्मा भी तो चेंज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव घटना चाहिए। तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप टू ग्रुप डिपेंड कर जाता है। फिर किसी ग्रुप में क्या होता है, ओवरऑल सिग्मा इतना नहीं बढ़ पाता, शील्डिंग इफेक्ट इतना इंक्रीज नहीं कर पाता जितना एटॉमिक नंबर वाला फैक्टर इंक्रीज कर जाता है। ये वाली बात भी है। फिर तीसरी चीज नंबर ऑफ शेल भी आ जाता है, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते हैं। तो जनरली ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। लास्ट में अपन कंक्लूजन में लिखेंगे इस बात को। ठीक है, चलो ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट समझ गया, ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर समझ गए। आप इतना ध्यान रखो कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ये ग्रुप में भी वेरी करता है। शील्डिंग इफेक्ट चेंजेस इन ग्रुप एंड पीरियड बोथ। पीरियड में भी चेंज होता है शील्डिंग इफेक्ट, और ग्रुप में भी चेंज होता है। भाई आप किसी पीरियड में चलो, लिथियम, बेरिलियम, दूसरे पीरियड की बात कर रहा हूँ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं क्या हो रहा है, लिथियम से लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर नियोन। क्लियर है बात? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े। क्लियर है? और शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है वो देखना पड़ता है, एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज हुई ओवरऑल। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। ठीक है, और तीसरा फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ शेल का, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो एटॉमिक रेडियस नो डाउट ज्यादा हो। तीसरा है बच्चों नंबर ऑफ शेल। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या एन नंबर ऑफ शेल। इफ एन नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है इंक्रीजेस, देन नंबर ऑफ शेल अगर ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी।
ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन 1s1, एक ही शेल है, n की वैल्यू 1। अब इसी ग्रुप में, हाइड्रोजन वाले ग्रुप में, पहले ग्रुप में लिथियम है 1s2 2s1, कितने शेल हो गए? लास्ट शेल तो जो दूसरा है, n की वैल्यू 2 है, समझ गए। उसके बाद आता है हेलिना सोडियम, हेलिना की पोटेशियम, रब से, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या है, n की वैल्यू 1 है पहला सेल, यहाँ लास्ट सेल दूसरा है, यहाँ लास्ट सेल है तीसरा, यहाँ लास्ट सेल है चौथा, यहाँ लास्ट सेल है पांचवा, यहाँ लास्ट सेल है छठा। तो एज वेल एज व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, देन n इंक्रीजेस एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। वैसे एक चीज़ और है, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट भी बढ़ रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से साइज घटना चाहिए। लेकिन किसी ग्रुप में क्या होता है, जेड इफेक्टिव इतना नहीं बढ़ पाता जितना एन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है ग्रुप में। कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है जेड इफेक्टिव वाले फैक्टर से। क्योंकि ज़रा खुद बताओ, ये एलिमेंट 1 नंबर पर आता है, लिथियम 3 नंबर पर, सोडियम 11 नंबर पर, पोटेशियम 19, 37, 55। तो देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा है, 55 प्रोटॉन है सीजियम के न्यूक्लियस में, जबकि इसमें 1 ही प्रोटॉन है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा है और नंबर ऑफ शेल भी बढ़े, लेकिन नंबर ऑफ शेल भी बढ़े। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ शेल तो क्या करना चाहेगा, नंबर ऑफ शेल तो क्या करना चाहेगा, एटॉमिक रेडियस को बढ़ाना चाहेगा ना। बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है तो वो घटाना चाहेगा। तो ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ेगा ग्रुप में, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर बढ़ा है। जैसे इस वाले ग्रुप में मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ शेल वाला फैक्टर ज़्यादा बड़ा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर से, इसलिए ओवरऑल ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा। क्लियर है। तो ये वाली बात होती। तो ये हो गया तीसरा। और लास्ट चौथा फैक्टर है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स ज़्यादा हैं तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, इतना ध्यान रखो। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जैसे एग्जांपल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन की एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, हमने देखा था 77 पिकोमीटर। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो कार्बन की एटॉमिक रेडियस रह जाती है 67 पिकोमीटर। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, तो कार्बन की जो कोवलेंट रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, ये रह जाती है बच्चों 62 के लगभग पिकोमीटर। 1-2 का वेरिएशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिक्रीज कर रही है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स एटम्स के बीच में 1 तो एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा, 2 है तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया भाई, सीधी सी बात। 2 बॉन्ड अगर बन रहे हैं 2 एटम के बीच में, अट्रैक्शन ज़्यादा है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पास आ जा, शेल पास आ जा, साइज छोटा रह जाए। 3 बॉन्ड है तो 3 गुना अट्रैक्शन और पास आ जाए, शेल और छोटा हो जाए। तो ये लॉजिक है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा, एटॉमिक रेडियस कम। क्लियर है, ठीक है। चलो, ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएशन क्या आता है इनका। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप एंड पीरियड। इन ग्रुप एंड पीरियड, किसी ग्रुप और किसी पीरियड में एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे आता है, कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले इन ग्रुप में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी।
जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस घटनी चाहिए। लेकिन जनरली क्या होगा, कुछ केसेस को छोड़कर जनरली जेड इफेक्टिव उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना नंबर ऑफ शेल वाला फैक्टर बढ़ा होगा, तो ओवरऑल एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जैसे पी ब्लॉक में 13 ग्रुप में क्या होता है, एक एलिमेंट पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, इन ग्रुप जनरली in group when we go from top to bottom, atomic radius increases, atomic radius increase करेगी, ठीक है, ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जेड इफेक्टिव ऑल्सो इंक्रीजेस बट इट्स नॉट ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेल फैक्टर। नंबर ऑफ शेल वाले फैक्टर से ये बड़ा नहीं हो पाएगा कभी भी, मतलब नंबर ऑफ शेल वाले फैक्टर से जेड इफेक्ट बड़ा नहीं होता है जनरली, कुछ केसेस में हो जाता है एक्सेप्शनली, तो इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। भाई सीधी सी बात है, हम चले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, Cg, ऊपर से नीचे आओ, पहला ग्रुप है ये, फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक के एलिमेंट से, ऊपर से नीचे आओ, क्या हो रहा है यहाँ पे, एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्लियर है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे, ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा, एक ही एरो लगा है, लेस, मोर एंड डोमिनेंट। कोई नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ते हैं ना तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, और ये वाला फैक्टर बड़ा होता है, मोर होता है, डोमिनेंट कर जाता है, ठीक है, और ये वाला लेस रहता है, तो दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस ओवरऑल बढ़ जाएगी, एटॉमिक रेडियस ओवरऑल, क्लियर, वो ओवरऑल इंक्रीज कर जाए, जो एटॉमिक रेडियस है ओवरऑल इंक्रीज कर जाए, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हो टॉप टू बॉटम, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज कर रहा है। अब जेड इफेक्टिव तो एटॉमिक रेडियस को कम करना चाह रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ाना चाह रहे हैं, बट कौन सा फैक्टर बड़ा होता है, मोर होता है, डोमिनेंट होता है, नंबर ऑफ शेल वाला, ये वाला बड़ा नहीं हो पाता, इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। लेकिन ये एस ब्लॉक में सही है। पी ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो वेरिएशन, एक्सेप्शन, sometime Z effective factor more dominant over number of shell, so atomic radius डिक्रीज भी कर जाती। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 13 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट, बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है। अब नो डाउट कि बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर बच्चों 5 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और गैलियम का 31 होता है। तो यहाँ क्या होता है, बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम है, और से नीचे जाएंगे, बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम बराबर होते हैं। गैलियम को बड़ा होना चाहिए ना, नंबर ऑफ शेल इसमें ज़्यादा है, बट ये बराबर हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, गैलियम के पास 31 प्रोटॉन है, एल्यूमिनियम के पास 13 है, तो 18 प्रोटॉन ज़्यादा है, मोर 18 प्रोटॉन्स। एल्यूमिनियम के पास 8 ही प्रोटॉन ज़्यादा है, 8 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास अगले एलिमेंट के पास 18 एक्स्ट्रा है, मतलब 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़े। प्रोटॉन 10 एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव थोड़ा बड़ा हो गया नंबर ऑफ शेल वाले फैक्टर से, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव more and more in gallium. In 13 group, size of gallium is almost same, बड़ा होना चाहिए, सेम कैसे आ रहा है, सेम एज एल्यूमिनियम,
गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के बराबर आने का मतलब है कि गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसका साइज बढ़ नहीं पाए। ठीक है, ये नोट कर लो आप। एक्सेप्शन ये एक अकेला ही नहीं, वो भी काफ़ी सारे हैं। मैंने आपको एक जनरल बताया कि इस तरह के एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप में बात कर ली, पीरियड में भी बात कर सकते हैं। इन पीरियड देखो बच्चों, पीरियड में क्या होगा एक्चुअली में, लेफ्ट टू राइट चलो किसी पीरियड में, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट चलो, जनरल बता रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। ये बात बिल्कुल सही। लेकिन कभी कभी किसी पीरियड में क्या होगा बच्चों, सिग्मा ज्यादा बढ़ जाएगा। सिग्मा समझ लो, शील्डिंग इफेक्ट वाला इफेक्ट। अगर ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, फिर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। वो एक्सेप्शनल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है, अभी अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जनरली अपन को भी ये देखना है, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस घट रही। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट कभी कभी चेंज हो जाता है तो उल्टा इफेक्ट भी आ सकता है। एक चीज और, इन सब एलिमेंट्स में सबसे छोटा फ्लोरीन है, इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम है, तो नियोन और भी छोटा होना चाहिए, बट नियोन इन सभी से बड़ा है। अजीब सी बात देखो, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस घटे, लिथियम से छोटा बेरिलियम, उससे छोटा बोरोन, उससे छोटा कार्बन, सबसे छोटा फ्लोरीन। तो सबसे छोटा तो नियोन होना चाहिए ना, फ्लोरीन सबसे छोटा, बट नियोन सबसे बड़ा है इनमें, क्योंकि नियोन क्या है, नोबल गैस, और इसकी कौन सी रेडियस ली जाती है, वॉन डेर वाल रेडियस, और उसकी वैल्यू एटॉमिक रेडियस से बड़ी है। हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियस देख रहे हैं इन सबकी, और नियोन की वॉन डेर वाल रेडियस देखेंगे तो ये बड़ा होता है। सभी नोबल गैसेस अपने अपने पीरियड्स में सबसे बड़ी होती हैं, क्योंकि इनकी कौन सी रेडियस ली जाती है, वॉन डेर वाल रेडियस ली जाती है। पीरियड में ये ध्यान रखना है। मैं बता देता हूँ, सम टाइम इन पीरियड्स सिग्मा यानी शील्ड सिग्मा मोर डोमिनेंट ओवर जेड इफेक्टिव। सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाती है कभी कभी जेड इफेक्टिव की वैल्यू से, सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना चाहता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन पीरियड लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस जरूर नहीं घटे ही, हमेशा बढ़ भी सकती है अगर सिग्मा ज़्यादा बड़ा हो गया तो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा देखा गया है। क्लियर है, समझ में आई कहानी अच्छे से एकदम। एक चीज़ और, फॉर नोबल गैसेस वी ऑलवेज टेक वॉन डेर वाल रेडियस, so for noble gases we always take van der Waal radius, so each noble gas have large atomic size, in its पीरियड। सभी गैसेस का अपने अपने पीरियड में साइज बड़ा होता है। जैसे दूसरे पीरियड में नियोन का साइज सभी एलिमेंट से बड़ा होगा, तीसरे पीरियड में आर्गन का साइज बड़ा होगा, चौथे पीरियड में क्रिप्टॉन का साइज सभी एलिमेंट से बड़ा होगा। अब नियोन से पहले क्या है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम, ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो साइज डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा बड़ा। ऐसे यहाँ डिक्रीज करेगा चला जाता है, इसका बड़ा, ये होता है। ठीक है भाई, तो नोट कर लो इसको। थैंक यू वेरी मच, ये था आज का वीडियो लेक्चर। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना, आयोनिक रेडियस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ। उसके बाद एक और वीडियो लेक्चर, उसमें बाकी का जो बचा हुआ वो ले लेंगे।
और उसको फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।